तो स्वागत है आपका यूपीएससी क्लासेस में। मैं हूं हिमांशु पांडे और आज है आपका लेक्चर 16 जिसमें हम पढ़ेंगे पोलर वोर्टेक्स। इस लेक्चर के बाद हमारा कोपन स्कीम शुरू होगा जो कि 3-4 लेक्चर में खत्म होगा। इसके बाद हमारा क्लाइमेटोलॉजी फिनिश हो जाएगा, जिसके बाद हम ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं पोलर वोर्टेक्स। तो पोलर वोर्टेक्स यानी कि सरकम पोलर वोर्टेक्स इज ए पोलर साइक्लोन। तो हमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ा हुआ है, टेम्परेट साइक्लोन पढ़ लिया है। अभी हम पोलर साइक्लोन की बात कर रहे हैं जिसको ही हम बोलते हैं पोलर वोर्टेक्स। और चूंकि ये पोल के अराउंड होता है इसलिए हम इसको सरकम पोलर वोर्टेक्स भी बोलते हैं। आर्कटिक और पोलर साइक्लोन्स, क्योंकि पोलर एरियाज में होने वाला है तो इसलिए आर्कटिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि आर्कटिक एरिया हमारा पोल पे पड़ता है। तो आर्कटिक और पोलर साइक्लोन्स अकर इन पोलर रीजन्स एंड कैन रीच अप टू 2000 किलोमीटर वाइड। तो 2000 किलोमीटर वाइड तक ये हो सकते हैं। पोलर साइक्लोन्स डिफर विद अदर्स बिकॉज दे आर नॉट सीजनल। तो जैसे कि हमने देखा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो हमारे आते हैं ट्रॉपिक्स में वो सीजनल रहते हैं, ऐसे टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो भी सीजन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन जो पोलर साइक्लोन होंगे ये इस बात में डिफरेंट है क्योंकि ये सीजनल नहीं होते हैं। दे कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर। पोलर साइक्लोन कैन आल्सो फॉर्म क्विकली, समटाइम्स लेस देन 24 आवर्स। मतलब 24 आवर्स में ये मैच्योर हो जाते हैं। एंड देयर डायरेक्शन और मूवमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, और उनकी डायरेक्शन और मूवमेंट प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती है। दे कैन लास्ट फ्रॉम ए डे अप टू सेवरल वीक्स, और कुछ दिन से लेके कई वीक तक ये रह सकते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंटली पोलर साइक्लोन्स डेवलप अबव नॉर्दर्न रसिया एंड साइबेरिया, क्योंकि वही हमारा पोलर रीजन आर्कटिक एरिया पड़ता है। तो नॉर्दर्न रसिया या साइबेरिया इलाका जो हमारा है रसिया के ऊपर, तो वहाँ पे ये ज़्यादातर डेवलप होते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं जो हमारा ये पोलर एरिया है, आर्कटिक इलाका है, वहाँ पे ये अगर होते हैं। बाकी इसमें क्या लिखा है फिगर में वो अभी आप मत ध्यान दीजिएगा। और ये जेट स्ट्रीम दिखाई गई है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो हमारी जेट स्ट्रीम होती है उसका जो ऊपर वाला उठता हुआ जो भाग होता है पोल की तरफ उसको हम बोलते हैं रिज, और जो नीचे तरफ का एरिया होता है उसको हम ट्रफ बोलते हैं, जिसको हम लो प्रेशर बोलते थे, और रिज को हम हाई प्रेशर बोलते थे। तो ये बात मैं आपको पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। तो अभी ये बात दिमाग में रखती है कि ये पोलर रीजन पे हमारा पोलर वोर्टेक्स क्रिएट होगा, और जेट स्ट्रीम से इसका कनेक्शन रहेगा कि जब कोल्ड एयर इसको नीचे की ओर पुश करेगी तो जो हमारा पोलर वोर्टेक्स या पोलर साइक्लोन है वो नीचे की तरफ आएगा, और जब वार्म एयर यहाँ की इसको ऊपर की तरफ पुश करेगी तब हमारा पोलर वोर्टेक्स पोल की तरफ ही जाएगा। और जब ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, जैसे अमेरिका में ब्रेक कर जाता है नीचे जब हमारा जेट स्ट्रीम वीक पड़ता है, जो कि हम आगे समझेंगे। तो जेट स्ट्रीम के वीक होने से क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि ये मिएंडर करने लगेगा ज़्यादा जेट स्ट्रीम, जिससे क्या है कि पोलर वोर्टेक्स को अमेरिका वाले एरिया में आने का मौका मिल जाएगा और ये वहाँ पे ब्रेक कर जाएगा। उससे फिर सिचुएशन कुछ इस फिगर जैसी हो जाती है कि हर तरफ फिर आपको आइस ही दिखेगी। तो पोलर साइक्लोन या पोलर वोर्टेक्स का मतलब है केवल आइस का तूफान। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको और समझ में आएगा। तो पोलर वोर्टेक्स इज क्या है, कोल्ड, समझ में आ रहा है, सरकम पोलर है, पोल के चारों तरफ रहेगा, अपर ट्रोपोस्फेरिक लो प्रेशर, समटाइम्स एक्सटेंडिंग टिल दी लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। तो इसकी जो ऊंचाई अगर हम बोलें तो कितनी होगी कि पूरा का पूरा ट्रोपोस्फेयर और अपर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर भी। वैसे भी हमें पता है कि जो पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर होता है वो 8 से 9 किलोमीटर ही होता है, बजाय इक्वेटर के जहाँ पे 18 किलोमीटर तक हमारा ट्रोपोस्फेयर रहता है। तो और पोलर साइक्लोन को हमारे पोल एरिया पे ही होना है, इसलिए ये पूरा का पूरा ट्रोपोस्फेयर और अपर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर भी कवर करते हैं। लार्ज साइक्लोनिक पार्सल ऑफ एयर, तो ये जो होते हैं ये सब आपको बता रहे हैं कि पोलर वोर्टेक्स क्या होता है। तो लार्ज साइक्लोनिक पार्सल ऑफ एयर है जो कि 1000 किलोमीटर अक्रॉस फैले रहते हैं काउंटर क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये बात आपको पता है कि अर्थ पे अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे तो बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स जो साइक्लोन रहेंगे वो काउंटर क्लॉकवाइज या जिसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। अगर आपको ये नहीं याद आ रहा है तो आप पिछला लेक्चर हमारा देख सकते हैं। पोलर वोर्टेक्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद जेट स्ट्रीम। जो मैंने आपको जेट स्ट्रीम बता रखा है पहले, इसके पहले जो लेक्चर हुआ था हमने उसमें आपको जेट स्ट्रीम डिटेल में बताया हुआ है। और रोजवी वेव क्या होते हैं, जो ये जेट स्ट्रीम होते हैं इन्हीं को हम रोजवी वेव कहते हैं जब ये मेंडर करते हैं। तो अगर ये वीक होते हैं तो फिर कोल्ड एयर इसको नीचे पुश करेगी और वार्म एयर इसको ऊपर पुश कर देती है। लेकिन अगर ये जेट स्ट्रीम हमारी स्ट्रांग रहती है
तो फिर ये ऑलमोस्ट सीधा सीधा रोटेट करती है, जिससे कि ऊपर का एरिया, कोल्ड एरिया ऊपर और वार्म एरिया नीचे रहता है। तो आई होप आपको ये बात याद होगी, नहीं तो आप पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि पोलर वोर्टेक्स जो है वो क्लोजली एसोसिएट रहते हैं जेट स्ट्रीम पे। तो पोलर वोर्टेक्स का नीचे टेम्परेट एरियाज में या मिड लैटिट्यूड्स में ब्रेक करने के लिए जेट स्ट्रीम का वीक और स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। इट इज फॉर्म मेनली इन विंटर। तो मेनली क्या है, ये विंटर में फॉर्म होते हैं और जब समर आती है तो ये वीक हो जाते हैं। इट सराउंड्स पोलर हाइज। तो हमें पता है जब हमने प्लेनेटरी विंड्स पढ़े थे कि जो हमारा हाई बेल्ट है पोलर हाई से हमने उसको पढ़ा हुआ था। एंड लाई विद इन दी पोलर फ्रंट, यानी कि बाउंड्री सेपरेटिंग दी टेम्परेट एंड पोलर एयर मास। तो टेम्परेट और पोलर एयर मास को सेपरेट करने वाली जो बाउंड्री है वहां पे ये हमारे पोलर साइक्लोन या पोलर वोर्टेक्स अकर होते हैं। अभी हम देखते हैं पोलर वोर्टेक्स कोल्ड वेव। तो ये जो हमारे पोलर वोर्टेक्स है इसको हम कई नाम से जानते हैं, जैसे कि पोलर वोर्टेक्स स्लिपिंग इनटू मिड लैटिट्यूड्स। अगर ये आपको कहीं लिखा दिखता है इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं पोलर वोर्टेक्स कोल्ड वेव या पोलर वोर्टेक्स की बात कर रहे हैं। या हम बोल सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ द पोलर वोर्टेक्स। तो ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि जब ये पोलर वोर्टेक्स या पोलर साइक्लोन नीचे के एरियाज में, टेम्परेट एरियाज में ब्रेक डाउन कर जाते हैं तो उनको बोलते हैं ब्रेक डाउन ऑफ पोलर वोर्टेक्स। सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग। तो सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग का भी रीजन पोलर वोर्टेक्स से ही रिलेटेड है, और पोलर वोर्टेक्स इवेंट बोले तो भी पोलर वोर्टेक्स है। तो ऑल द एबव टर्म्स मीन द सेम, पोलर वोर्टेक्स कोल्ड वेव। तो ये बात आप याद रखिएगा। अभी हम देखते हैं द पोलर वोर्टेक्स विल रिमेन इन इट्स प्लेस व्हेन द वेस्टर्लीज अलॉन्ग विद द पोलर जेट आर स्ट्रॉन्ग। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो प्लेनेटरी विंड्स होती हैं ये हमारी 30 डिग्री तक तो हमारी ईस्टर्लीज रहती हैं। इसके बाद हमारी 60 डिग्री तक वेस्टर्लीज रहती हैं, यहाँ भी। तो पोलर वोर्टेक्स विल रिमेन इन इट्स प्लेस, यानी ये पोलर वोर्टेक्स है जो ब्रेक डाउन कर जाता है टेम्परेट रीजन में, ये नहीं करेगा कब तक, जब वेस्टर्लीज और अलॉन्ग विद द पोलर जेट। मैंने आपको 4 परमानेंटली जेट स्ट्रीम पढ़ाए थे, 2 सब ट्रॉपिकल एरियाज में और 2 पोलर रीजन में। तो पोलर रीजन का जो हमारा जेट स्ट्रीम होगा यहाँ पे, ये और प्लस हमारे जो वेस्टर्लीज हैं ये अगर स्ट्रांग रहेंगे तो फिर ये वोर्टेक्स हमारा ब्रेक डाउन नहीं करने पाएगा, यानी ये अपनी जगह पे यानी पोलर रीजन में ही इंटैक्ट रहेगा। तो वही ये बोल रहा है कि पोलर वोर्टेक्स विल रिमेन इन इट्स प्लेस व्हेन द वेस्टर्लीज अलॉन्ग विद द पोलर जेट आर स्ट्रांग। यानी स्ट्रांग पोलर वोर्टेक्स मीन्स दैट देयर इज ह्यूज टेम्परेचर कंट्रास्ट। ये भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रांग पोलर वोर्टेक्स का मतलब क्या हुआ कि ऊपर का, यानी कि ऊपर जो हमारा कोल्ड एयर मास है और नीचे वार्म एयर मास है, इनके बीच टेम्परेचर कंट्रास्ट अगर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब है कि एयरजेट स्ट्रीम जो है वो भी काफी इंटैक्ट रहेगी अपनी जगह पे, मियंडर नहीं करेगी, और इसका मतलब है कि पोलर वोर्टेक्स भी स्ट्रांग रहेंगे और अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। व्हेन द पोलर वोर्टेक्स इज वीक, तो इसका सब उल्टा हो जाएगा, यानी इट इंट्रूड्स, इंट्रूड्स का मतलब है कि घुस जाएंगे, इट इंट्रूड्स इनटू द मिड लैटिट्यूड रीजन, मिड लैटिट्यूड रीजन में इंट्रूड कर जाएंगे बाई बकलिंग द जनरल विंड फ्लो पैटर्न। जो हमारा जनरल विंड फ्लो पैटर्न है उसको बकल कर देंगे, मतलब इसको नेगेट करेंगे और ये टेम्परेट रीजन में एंटर कर जाएंगे। यानी जो ऐसे पोल पे हमारा ये साइक्लोन चल रहा था, अभी मैं आपको एनिमेशन से दिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ये नीचे की तरफ बकल कर जाएंगे और पोलर रीजन में टेम्परेट रीजन में एंटर कर जाएंगे या इंट्रूड कर जाएंगे। दिस लीड्स टू सिग्निफिकेंट कोल्ड आउटब्रेक इन द मिड लैटिट्यूड रीजन। इससे होगा क्या, कोल्ड आउटब्रेक होगा, जो मैंने आपको एक फिगर दिखाया था, आइस ही आइस हो जाएगी हर जगह। तो मिड लैटिट्यूड रीजन पे सब जगह आइस फॉर्मेशन या आइस का साइक्लोन आ जाएगा। तो द वोर्टेक्स इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सब जीरो टेम्परेचर, मतलब जीरो से नीचे टेम्परेचर चला जाएगा, टू द यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, वेयर इट अकर द मोस्ट, जहाँ पे सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ पोलर वोर्टेक्स, तो वहाँ पे सब जीरो टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम है, ये हमने स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम को दिखाया है, और इस फिगर में वीक जेट स्ट्रीम दिखाई है। वीक का मतलब मेरा क्या है कि टेम्परेचर कंट्रास्ट जो है कोल्ड एयर और वार्म एयर के बीच उतना नहीं है ना। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो कोल्ड और वार्म एयर जो नीचे होगी उसके बीच टेम्परेचर कंट्रास्ट बहुत है, मिक्सिंग होने नहीं पाएगी, और जेट स्ट्रीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा और अपने जो पाथ से भटकेगा नहीं, जैसा कि यहाँ पे मियंडर हो रहा है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पिछले लेक्चर में भी ये मैं बता चुका हूँ। तो जब स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम रहेगी तो स्टेबल और स्ट्रॉन्ग पोलर वोर्टेक्स भी रहेगा, और ये एंटर नहीं करने पाएगा, जैसे ये हमारा अमेरिका है, अमेरिका और कनाडा, तो यहाँ पे एंटर नहीं करने पाएगा। और यहीं अगर वेवी टाइप का पोलर वोर्टेक्स बनेगा, यानी वीक बनेगा, क्योंकि वीक
एयर जेट स्ट्रीम रहेगी हमारा, या पोलर जेट स्ट्रीम जो वीक रहेगी, तो ये इंट्रूड कर जाएगा अमेरिका और कनाडा रीजन में। अमेरिका कनाडा रीजन में और मिड लैटिट्यूड उतने लैटिट्यूड पे जितने भी एरिया अर्थ पे पड़ रहे होंगे। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अभी ये एनिमेशन में आप देख सकते हैं, ये हमारा पोलर वोर्टेक्स है, ये पूरा स्ट्रेटोस्फीयर तक ऊंचाई में रहेगा। तो ये आपने देखा होगा कि ये ट्रोपोस्फीयर तो कवर कर ही रहा है, प्लस स्ट्रेटोस्फीयर भी कवर करता है, इतना ऊंचा या हाइट इसकी होती है। आप फिर से देख सकते हैं, ये देखिए। तो ये जैसे जैसे मेंडर होगा या फॉर्मेशन चेंज होता रहेगा और ये इंट्रूड करेगा मिड लैटिट्यूड्स में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। द पोलर वोर्टेक्स एक्सप्लेन्ड, तो ये रेफरेंस के लिए है आपके, इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं लिखने के लिए, तो मैं आपको समझा चुका हूँ। बाकी आप जब स्लाइड इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेंगे तो आप ये अपने रेफरेंस के लिए और थ्योरी के रूप में इसको रेफर कर सकते हैं। तो शिफ्ट इन द जेट स्ट्रीम हैज ब्रॉट द पोलर वोर्टेक्स इन मास ऑफ कोल्ड लो प्रेशर एयर फार्दर साउथ देन यूजुअल। तो जब भी हमारा एयर जेट स्ट्रीम वीक होगा तो ये जो पोलर वोर्टेक्स अपने प्लेस पे है, या एयर जेट स्ट्रीम के ऊपर हम मान सकते हैं पोलर वोर्टेक्स है, अगर ये एयर जेट स्ट्रीम हमारा वीक होगा तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं शिकागो तक अमेरिका में इंट्रूड कर गया, यानी कनाडा तो ऊपर हो गया, उसके बाद ये अमेरिका में भी इंट्रूड कर गया। तो यहाँ पे फिर पोलर वोर्टेक्स का ब्रेकडाउन होता है। तो ये डिपेंड करता है हमारे जेट स्ट्रीम पे। अभी हम देखते हैं पोलर वोर्टेक्स एंड ओजोन डिप्लीशन एट साउथ पोल। तो पोलर वोर्टेक्स और जो ओजोन डिप्लीशन होता है हमारा साउथ पोल पे, उसमें क्या रिलेशन है। तो देयर इज ए स्टेडी डिक्लाइन ऑफ अबाउट 4% इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। तो एक स्टेडी डिक्लाइन देखा गया है जो ओजोन स्फीयर में हमारा डिप्लीशन होता है 4% का अर्थ के स्ट्रेटोस्फीयर में। जो हमारा ओजोन होता है उसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है 20 से 30 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर में है, तो 4% का एक ओजोन का डिक्लाइन देखा गया है। मच लार्जर डिक्रीज इन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन इज ऑब्जर्व अराउंड अर्थ पोलर रीजन। इसमें भी जो हम 4% ओजोन डिप्लीशन की बात करते हैं, उसमें जो अर्थ का पोलर रीजन है वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिक्रीज देखा गया है ओजोन का। डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू इंक्रीज इन हेलोकार्बन। तो ओजोन का जो डिप्लीशन होता है, हम इन्वायरमेंट में ओजोन डिप्लीशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज ड्यू टू इंक्रीज इन हेलोकार्बन्स। हेलोकार्बन्स के कारण ये डिप्लीशन होता है। हेलोकार्बन क्या होते हैं? ए कंपाउंड इन विच द हाइड्रोजन ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन है, मैथेन है, एथेन है, ये हमारे हाइड्रोकार्बन है। तो इनका जो H है यानी कि हाइड्रोजन है, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एटसेट्रा से, तो हमारे हेलोकार्बन बन जाते हैं। तो इन हेलोकार्बन के कारण हमारा ओजोन डिप्लीशन होता है। हेलोजन क्या होते हैं बताया आपको, हेलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब ग्रुप ऑफ रिएक्टिव नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे हेलोजन कहलाते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ साउथ पोल। तो साउथ पोल को मैं अगले फिगर में जब दिखाऊंगा तो आपको क्या दिखाने वाला हूँ, इसके लिए मैंने ये फिगर डाला हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अंटार्कटिका रीजन या अंटार्कटिका कंटिनेंट है, यानी साउथ पोल है। तो इसको मैं अगले फिगर में दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं ये अर्थ है, तो हम अगर देखना चाहें तो ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारा साउथ पोल हो गया। बाकी यहाँ ये सब बाकी दूसरे कंटिनेंट है। तो इस फिगर में मैं आपको वही चीज़ दिखा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे अर्थ का वो ग्लोब डाला था, जिससे आप समझ पाओ कि ये मैं यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा अंटार्कटिका रीजन है, यानी साउथ पोल है। तो ये टोटल ओजोन जो 110 से 550 तक जो स्केल दिखाई गई है, ओजोन को नापने के लिए या मेजर करने के लिए हमारी जो यूनिट होती है डॉप्सन यूनिट। वन डे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओजोन की जो यूनिट है मेजरमेंट की, उसको डॉप्सन में नापा जाता है। तो अगर हम रेड तरफ जा रहे हैं तो हमारा ओजोन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा या येलो है, वहाँ पे ओजोन ज़्यादा है। तो अगर हम 1979 की बात करें तो यहाँ पे ओजोन हमारा ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब धीरे धीरे देखते जाएंगे कि ओजोन डिप्लीशन होता गया है, और ये जो ब्लू तरफ है वो स्केल आ रहा है, यानी ये देखिए पूरा ब्लू हो गया है। तो यानी ये हमारा दिखा रहा है कि ओजोन होल का मतलब ये नहीं है कि कहीं होल हो गया है, ओजोन में कोई पर्दा था जिसमें होल हो गया। होल का मतलब केवल ये है कि ओजोन का डिक्रीज हुआ है। तो ये हमारा साउथ पोल का दिखा रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ओजोन डिप्लीशन हुआ है। तो फोटो डिसोसिएशन यानी ये क्या होता है,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, फोटो शब्द अगर कहीं भी आ रहा है वो उसका सीधा सा मतलब लाइट से है। तो फोटो डिसोसिएशन मतलब कि लाइट की वजह से जो डिसोसिएशन हो रहा है या ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फोटो डिसोसिएशन यानी कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को हम लोग ओडीएस भी बोलते हैं। तो फोटो डिसोसिएशन ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस या ओडीएस लाइक हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स और फोम ब्लोइंग एजेंट, ये सब होते हैं जो ओजोन डिप्लीशन करते हैं। हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट, जो फोम वगैरह होती है, जो स्प्रे वगैरह आते हैं फोम के, उनमें भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मौजूद होते हैं, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोएथेन, फ्रेओन, हेलोन, ये सब हमारे हैं ओजोन डिप्लीटिंग एजेंट्स, जो कि कहाँ पे होते हैं, इनमें हेलोकार्बन, रेफ्रिजरेंट्स, सॉल्वेंट्स, प्रोपेलेंट्स, फोम ब्लोइंग एजेंट, इन सब में होते हैं। तो इनकी बात कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो फोटो डिसोसिएशन होता है इन ओडीएस का, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का, इससे क्या होता है, एक फ्री क्लोरीन एटम ये निकालते हैं, जिससे कि ओजोन का डिप्लीशन होता है या ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये हमारी अल्ट्रावायलेट रेज आई और इन्होंने क्या किया, CFC मॉलिक्यूल क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो मैंने बताया उस पर पड़ी, और इससे हुआ क्या, एक क्लोरीन एटम को इन्होंने बाहर कर दिया। तो एक क्लोरीन एटम फ्री हुआ, तो द क्लोरीन एटम कोलाइड विद एन ओजोन मॉलिक्यूल। अब ये वहाँ पे ओजोन लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में, वहाँ पे क्या हुआ, ये क्लोरीन ने ओजोन से रिएक्ट किया और एक ऑक्सीजन एटम को अपने साथ मिला लिया, तो ये ClO बन गया और O2 फ्री हो गया, मतलब O3 हमारा जो था वो डिसोसिएट हो गया, ClO बन गया और O2 बन गया। इसके बाद क्या हुआ, जो एक फ्री O रहा वो क्लोरीन ऑक्साइड जो बना था उससे जब मिला तो वापस एक O मिलके O2 बन गया और फिर से एक क्लोरीन फ्री हो गया, यानी वही एक क्लोरीन जो फ्री था और उसने ओजोन का ब्रेकडाउन किया था अभी फिर से फ्री है, यानी अभी फिर से तैयार है दूसरे ओजोन पे अटैक करने के लिए। तो यही प्रोसेस चलती रहती है और हमारा ओजोन डिप्लीशन होते रहता है। अब हम देखते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या होते हैं। इनका हमारे ओजोन डिप्लीशन से गहरा नाता है, तो वही हम समझने की कोशिश करते हैं कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स या PSCs, तो ये ग्रेटर हाइट पे या अपर लैटिट्यूड्स पे, जो इस तरीके से जो आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये रंग बिरंगे टाइप के जो हमारे क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं। अगर क्लाउड्स नहीं होते हैं ये, यानी विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स अगर जो रिएक्शन होती है जो मैंने आपको बताया अभी, तो जो क्लोरीन एटम होता है वो O3 से रिएक्शन करता है, ClO बनाता है और NO2 की प्रेजेंस में क्या करता है, ClO-NO2 बनाता है। तो ClO-NO2 के रिजर्वायर तैयार होते हैं, यानी इसका स्टोरेज या भंडार लगने लगता है ClO-NO2 का। और जो मेथेन होती है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बनाती है। ये तो रिएक्शन होती है विदाउट पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स नहीं है तब तो ये रिएक्शन होती है, लेकिन अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स मौजूद हैं तो क्या होगा, तो यही जो ClO-NO2 के रिजर्वायर्स बने थे और HCl बना था, तो इनको एक चीज़ और मिलती है, क्योंकि ये हमारे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, इनमें HNO3 मौजूद रहता है, नाइट्रिक एसिड। तो इस HNO3 की मौजूदगी में क्या होता है कि ये जो हमारे रिजर्वायर बने थे ClO-NO2 के, ये वापस रिएक्शन करते हैं HNO3 से और Cl2 को फिर से फ्री कर देते हैं। और Cl2 यानी क्लोरीन अलग अलग एटम में डिवाइड होता है Cl में और फिर से ओजोन को डिप्लीट करके O2 मुक्त करते रहती है। यानी हमें कहीं ज्योग्राफी में ये रिएक्शन लिखने के लिए नहीं आ रही है, लेकिन समझने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड ना होते तो हमारा ओजोन डिप्लीशन उतना नहीं होता, क्योंकि ClO-NO2 के रिजर्वायर बन जाते। लेकिन HNO3 की प्रेजेंस होने के कारण जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है, ये अपने सरफेस पे इसको फर्दर रिएक्शन करा देते हैं और क्लोरीन के निकलने से O3 का और से डिप्लीशन होता रहता है। यानी ये डिप्लीशन, जो ओजोन डिप्लीशन है, उसको उसकी मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। तो अब हम बात उसी की कर रहे हैं, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की। इनको हम नेक्रियस क्लाउड्स भी बोलते हैं। तो सिंपल नेम है, बाकी हिंदी में भी इसका कोई नेम नहीं है, नेक्रियस क्लाउड्स ही बोलते हैं। तो दे आर नेक्रियस क्लाउड्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम 12 to 22 किलोमीटर अबव दी सरफेस। तो सरफेस से 12 से 22 किलोमीटर के बीच ये मिलते हैं। तो नेक्रियस क्लाउड्स आर रेयर क्लाउड्स इन फ्रिजिड रीजन्स। तो ये ट्रॉपिकल एरियाज में या टेम्परेट रीजन में भी नहीं मिलेंगे, ये पोलर रीजन्स में ही, यानी फ्रिजिड रीजन जिसको हम बोलते हैं, ये मिलते हैं।
वो कहाँ पे मिलते हैं? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी काफ़ी हाइट पे, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। तो ये मैंने अब आपको बहुत पहले एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने बताया था कि, बहुत पहले का मतलब ये नहीं है, ये 6-7 लेक्चर के पहले, कि हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में भी क्लाउड्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो दे आर मोस्टली विजिबल विद इन 2 आवर्स आफ्टर सनसेट और बिफोर डॉन। तो डॉन और सनसेट भी मैं आपको ट्वाइलाइट वगैरह भी बता चुका हूँ। तो जब सनसेट होता है उसके बाद और जब सन राइज होता है उसके पहले ही केवल ये 2 घंटे तक दिखाई देते हैं। दे आर ब्राइट इवन आफ्टर सनसेट एंड बिफोर डॉन बिकॉज एट दोज हाइट्स देयर इज स्टिल सनलाइट। तो सनसेट और डॉन होने के बाद भी ये दिखाई देते हैं क्योंकि उनको काफ़ी हाइट पे पाया जाता है, यानी हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात कर रहे हैं। तो उस हाइट पे सनलाइट प्रेजेंट होने के कारण ये आफ्टर सनसेट और डॉन बिफोर डॉन भी दिखाई देते हैं। दे आर सीन मोस्टली ड्यूरिंग विंटर एट हाई लैटिट्यूड। तो मोस्टली ये क्या है कि विंटर में हाई लैटिट्यूड्स पे दिखाई देते हैं। पीएससीज या पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स या नेक्रियस क्लाउड्स, इनमें क्या होता है? वाटर, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये प्रेजेंट रहता है इनमें। दे आर फाउंड मेनली ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ पोलर वॉर्टेक्स इन विंटर। तो पोलर वॉर्टेक्स की जो इवेंट होती है विंटर में, उसी समय इनका फॉर्मेशन होता है। और ज़्यादा इंटेंस कहाँ पे होता है? साउथ पोल पे। तो द क्लोरीन कैटेलाइज्ड ओजोन डिप्लीशन, हमने देखा कि क्लोरीन कैसे उत्प्रेरित, कैटेलाइज का मतलब उत्प्रेरित करना, तो कैसे क्लोरीन कैटेलाइज करता है ओजोन डिप्लीशन को। ये इनहेंस होता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, क्योंकि ये HNO3 की प्रेजेंस में जो रिजर्वायर बन रहे थे ClO के, उनको भी डिप्लीट कर देता है। तो PSCs कन्वर्ट रिजर्वायर कंपाउंड इनटू रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि रिजर्वायर कंपाउंड जो होते हैं उनको ClO में ये तोड़ देता है, देयरबाय सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द रिएक्टिव हैलोजन रेडिकल्स। तो हैलोजन रेडिकल्स को फ्री करता है। दीज फ्री रेडिकल्स एक्सीलरेट डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो इससे क्या होगा? तो ये फ्री रेडिकल एक्सीलरेट कर देते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो आपको नटसेल में एक बात समझनी है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो होते हैं वो ओजोन डिप्लीशन को बढ़ावा देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनमें HNO3 की मौजूदगी होती है। तो इस पूरी बात का यही हमारा जिस्ट है। और ये क्लाउड बनते कहाँ पे हैं? अपर लेवल ऑफ ट्रोपोस्फेयर, या बोलें तो लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में, या आप याद रख सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में इनका फॉर्मेशन होता है। 10 पोलर वॉर्टेक्स इन द फॉर्म ऑफ PSCs एक्सीलरेट ओजोन डिप्लीशन हो गया। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इन द अंटार्कटिक रीजन हैज बीन कॉज ऑफ कंसर्न, व्हाट कुड बी द रीजन फॉर ओजोन डिप्लीशन एट पोल्स। तो ये ओजोन डिप्लीशन एट पोल्स, वो भी अंटार्कटिक रीजन में क्यों ये हो रहा है, इसका रीजन पूछा है। तो आप ये देखिएगा, तो पहला तो बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस। तो जो ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस है वो एक रीजन है, एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इनफ्लो है, ये एक रीजन है। ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा बोल रहा है प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एंड इनफ्लो ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बोल रहा है कि पोलर फ्रंट प्रोमिनेंट है वहाँ पे, और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, और इनफ्लो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। तीसरा बोल रहा है अब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट, कि पोलर फ्रंट का अब्सेंस है, ये प्रेजेंस बोल रहा था ऊपर, ये बोल रहा है पोलर फ्रंट का अब्सेंस है, स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड का अब्सेंस है, एंड इनफ्लो ऑफ मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चौथा बोल रहा है इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन जो बोल रहा है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस, तो सबसे पहली बात तो है कि अगर ओजोन डिप्लीशन होना है तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये CFCs की बात कर रहा है, और भी जो ODS हैं हमारे, उनको लोअर लेवल ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर पे पहुंचना तो जरूरी है, क्योंकि ओजोन लेयर वही है। तो ट्रोपोस्फेरिक टर्बुलेंस से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि उस लेवल पर अगर कोई पहुंचने वाला है तो कौन सा फिनोमेना पहुंचने वाला है, जिसको हम बोल सकते हैं पोलर वोर्टेक्स, पोलर वोर्टेक्स या पोलर फ्रंट और स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का फॉर्मेशन। तो इनकी प्रेजेंस, ये हमारी बात सही है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी वहाँ पे प्रेजेंट है अगर, तो ओजोन डिप्लीशन होगा, यानी बी हमको सही लग रहा है। सी बोल रहा है अब्सेंस ऑफ पोलर फ्रंट एंड स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, तो स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड और पोलर फ्रंट की पोलर वोर्टेक्स की बात कर रहा है, तो ये तो अब्सेंस नहीं होना चाहिए अगर ओजोन डिप्लीशन होना है।
इंक्रीज टेम्परेचर एट पोलर रीजन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए बता रहा है, इससे ओजोन डिप्लीशन का कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी पार्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं अल नीनो। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे अल नीनो को समझने से पहले कि हमारी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। जब हम नॉर्मल कंडीशन समझ जाएंगे उसके बाद हमको अल नीनो भी समझ में आ जाएगा। तो एक नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये हमारे इक्वेटोरियल रीजन है। ये रीजन आप देख सकते हैं, ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, जिसको मैं इक्वेटर के आसपास का रीजन बोलता हूँ। तो ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। अभी जो हमारी ईस्टर्लीज आती हैं तो ये क्या करती हैं कि पैसिफिक ओशियन का, ये जो हमारा पैसिफिक ओशियन है, इसके वाटर को पुश करती हैं ऑस्ट्रेलिया के इस रीजन में, या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ओशन है जो, या हम इसको बोल सकते हैं वेस्टर्न पैसिफिक रीजन, वहाँ पे पुश करती हैं। तो ये वैसे भी हमारा गर्म वाटर है इक्वेटोरियल रीजन का, तो जो ये वार्म वाटर है ये इसको पुश करती हैं ट्रेड विंड्स और यहाँ पे इकट्ठा करती हैं, यानी यहाँ पे वाटर लेवल हमारा बढ़ता है और ये एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। लो प्रेशर एरिया क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि ये वार्म वाटर है। तो वार्म वाटर होने के कारण मैंने आपको बताया हुआ है कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। और इसके उलट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कूल वाटर इकट्ठा होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे वाटर इकट्ठा हो जाने से जो नीचे का वाटर है वो ऊपर आता है। हम ओशन की जब बात करते हैं तो जितना भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है वो सरफेस लेवल पे पढ़ा है, लेकिन जब हम नीचे के लेवल में जाते हैं ओशन के तो वहाँ पे ठंडा पानी मिलता है, यानी वो पानी यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाने से क्या होगा, ये नीचे जाएगा और यहाँ से कोल्ड वाटर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कूल वाटर इकट्ठा होने लगेगा क्योंकि सारा वाटर यहाँ पे पुश हो रहा है सरफेस लेवल पे। तो यहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया और वार्म वाटर इकट्ठा होगा और यहाँ से नीचे से जो है कूल वाटर इस तरफ इकट्ठा होगा, जिसको हम बोल रहे हैं कूल वाटर एरिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा नॉर्मल कंडीशन है तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जितना भी ओशन है तो वहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा और वार्म वाटर होगा वहाँ। आप एक बात याद रख सकते हैं, लो प्रेशर एरिया, क्योंकि वार्म वाटर है तो लो प्रेशर एरिया ही बनेगा। और यहाँ पे हमारा उसके क्या होगा, उलट होगा, यानी कि कूल वाटर होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर एरिया। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे जो हवाएं होंगी वो ऊपर चलेंगी। एयर पार्सल मैंने आपको समझाया है कि जब लो प्रेशर है तो ऊपर जाएंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया पे, और यहाँ से फिर जो हवाएं चलेंगी और यहाँ पे डिसेंड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर एरिया है। तो हाई प्रेशर एरिया में जो हवाएं होती है वो डिसेंड हो जाती हैं। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, यानी कि यहाँ पे बारिश नहीं होगी। यानी हम बोल सकते हैं जो इक्वेडोर और पेरू का एरिया है यहाँ पे बारिश नहीं होने वाली है अगर नॉर्मल कंडीशन है। तो नॉर्मल कंडीशन की बात हम करते हैं तो हम बोल सकते हैं द ट्रेड विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल करंट। तो एक तो हमारे जो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स थी उनके कारण ये पुश हुआ था, बाकी हमारा इक्वेटोरियल करंट जिसको हम ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे वो एक इक्वेटोरियल करंट भी हमारा इसी ओर चलता है। यानी जो ट्रेड विंड्स हैं ये तो हवा में चल रही हैं, उनके हवा में चलने से ये पुश हो रहा है, और इक्वेटोरियल जो करंट होता है हमारा, यानी ओशन सरफेस पे जो करंट्स चलते हैं वो भी इसी तरफ चलते हैं। तो इस कारण भी यहाँ पे वार्म सेक्टर क्रिएट होता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो नॉर्मली द ट्रेड विंड्स एंड स्ट्रॉन्ग इक्वेटोरियल करंट फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट। नॉर्मली तो ये होता है कि जो ये करंट्स हैं और ट्रेड विंड्स हैं ये वेस्ट की तरफ चलती हैं। ये हमारा पैसिफिक ओशियन है, ये वेस्ट की तरफ चलती हैं। एट द सेम टाइम एन इंटेंस पेरुवियन करंट कॉजेस अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो जब हम ओशनोग्राफी पढ़ेंगे तब हम ये भी पढ़ेंगे कि यहाँ पे पेरुवियन करंट चलता है जो कि ठंडा है। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी आप समझ सकते हैं, आगे हम एनिमेशन से भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे जब वाटर इकट्ठा हो गया तो यहाँ पे लेवल में कमी आ जाएगी वाटर लेवल में, इसलिए नीचे का जो कोल्ड वाटर है ये ऊपर जाएगा। इसी को हम बोलते हैं अपवेलिंग। इसको हम क्या बोलेंगे, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर। और नीचे का जो कोल्ड वाटर है वो काफ़ी न्यूट्रिशियस रहता है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स रहेंगे उसमें, पोषक तत्व रहेंगे उसमें। तो उससे होगा क्या कि नीचे का जो कोल्ड वाटर अपवेल होके ऊपर आएगा ओशन के नीचे से, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस इन्वायरमेंट क्रिएट होगा पानी में या पानी के अंदर। तो उससे होगा क्या, यहाँ पे
फिशरीज का जो बिजनेस है वो काफ़ी डेवलप होता है। तो इक्वाडोर और पेरू के रीजन में फिशरीज या फिश कैचिंग का जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। तो अगर नॉर्मल ईयर है तो इन लोगों को फ़ायदा रहता है, क्योंकि यहाँ पे मछली पकड़ने का धंधा जो इनका वो चमकते रहता है। लेकिन यहाँ पे अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यहाँ पे पानी बरसते रहेगा, इसलिए यहाँ पे खेती वगैरह के लिए बढ़िया मौसम क्रिएट होता है। तो ये तो हमारी होगी नॉर्मल कंडीशन कि यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है और नीचे से अपवेलिंग होकर यहाँ पे न्यूट्रिशियस वाटर आता है, यहाँ पे रेन होती है और यहाँ पे डिसेंड हो जाती है एयर। आगे इसको हम एनिमेशन के जरिए समझते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है और ये हमारा साउथ अमेरिका है, पेरू इक्वाडोर का रीजन है। तो होगा क्या, ये हमारे जो ओशन सरफेस पे जो इक्वेटोरियल करंट है उनका मूवमेंट है, और ये इक्वेटोरियल करंट जो है इसका मूवमेंट हमारे ट्रेड विंड्स का ही रीजन होता है कि जो हमारे ईस्टर्ली ट्रेड विंड है जो हमने इक्वेटर के पास पढ़े थे वो पुश करते हैं ओशन वाटर को इस तरफ, क्योंकि ये ईस्टर्ली करंट्स हैं। तो ये ईस्ट से आते हुए करंट है और वेस्ट की तरफ इसको पुश करेंगे। तो ये पूरा वार्म एरिया जो है हमारा यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो आप येलो कलर में देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे पुश हुआ और यहाँ पे पुश होने से क्या हुआ कि यहाँ से जो अपवेलिंग हुई, ये आप देख सकते हैं, ये अपवेलिंग हुई और ये अपवेलिंग होने से क्या होगा, यहाँ पे नीचे का जो न्यूट्रिशन है वो इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये नॉर्मल कंडीशन है। अभी अल नीनो में क्या होगा, वो जस्ट इसका उलट होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे ये हमारी बारिश हुई, यहाँ पे गर्म या लो प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा और रेनफॉल होगा। ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारे एयर का फॉल है कि कैसे एयर यहाँ पे डिसेंड करेगी। क्यों डिसेंड करेगी, क्योंकि लो प्रेशर एरिया जो था वहाँ से तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल होगा, लेकिन जब ड्राई हो जाएगी एयर, मॉइस्चर लूज कर देगी, तो फिर यहाँ आके डिसेंड हो जाएगी कहाँ पे, पेरू इक्वाडोर के रीजन में या साउथ अमेरिका रीजन में। तो वहाँ पे बारिश नहीं होने पाएगी। तो वॉकर सर्कुलेशन, अब हम देखते हैं वॉकर सर्कुलेशन, यानी अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्मल ईयर्स की। वॉकर सर्कुलेशन में क्या होगा, तो मैंने आपको बताया जो नॉर्मल कंडीशन मैंने बताई आपको कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा ऑस्ट्रेलिया के पास और हाई प्रेशर रीजन क्रिएट होगा समवेयर बिटवीन सेंट्रल पैसिफिक ओशियन और साउथ अमेरिका। तो ये वार्म रीजन क्रिएट होना और यहाँ पे कोल्ड रीजन क्रिएट होना, इसके कारण क्या होता है, जो उठना होता है एयर का और यहाँ से डिसेंड करना होता है, इसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, या नॉर्मल ईयर्स जो होते हैं उनमें जो सर्कुलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। तो नॉर्मल कंडीशन, थंडर स्टॉर्म इन इक्वेटोरियल वेस्टर्न पैसिफिक। तो इक्वेटोरियल वेस्टर्न पैसिफिक मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास, यानी कि वेस्टर्न पैसिफिक का रीजन। तो वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स आएंगे और काम कंडीशन होगी कहाँ पे, इक्वेटोरियल ईस्टर्न पैसिफिक, यानी यहाँ पे काम कंडीशन होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने अब तक आपको दो चीज़ें बताई हैं, एक तो नॉर्मल जो कंडीशन है हमारी वार्म और कोल्ड वाटर होने की, तो ईस्टर्न पैसिफिक पे हमारा, यानी कि साउथ अमेरिका के पास की बात करें तो वहाँ पे हमारा कोल्ड वाटर का रिजर्वर क्रिएट होता है या कोल्ड रीजन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ अपवेलिंग। और ऑस्ट्रेलिया के पास या वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पे हमारा इस जगह पे वार्म रीजन क्रिएट होता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। इसके कारण जो सर्कुलेशन होता है एयर का ऊपर उठना और नीचे गिरना, उसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। तो ये मैंने आपको बताया था कि कैसे अपवेलिंग होती है। तो ये न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के पास का है और ये हमारा साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे हमारे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड या थंडर स्टॉर्म के लिए जो क्लाउड्स बने, यहाँ पे पानी बरस रहा है या रेनफॉल हो रहा है और वॉकर सर्कुलेशन के थ्रू ये पूरा हमारा साइकिल चल रही है। ट्रेड विंड्स मैंने आपको बताया ये चलेंगी तो यहाँ पे वार्म पूल बना देंगी, एक वार्म वाटर इकट्ठा होगा। यहाँ पे इकट्ठा होने से क्या होगा कि जो डिसेंड होगा वो नीचे जाएगा और कूल वाटर ऊपर आएगा। तो ये एक थर्मोक्लाइन हम बोलते हैं कि दो अलग अलग टेम्परेचर के वाटर्स के बीच की लेयर को हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं। इसको हम थर्मोक्लाइन बोलते हैं, जो हीटेड वाटर को ऊपर और नीचे कूल वाटर को अलग अलग कर रहा है। क्योंकि ओशन में जो हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, हम आगे
सरफेस करंट भी पढ़ेंगे ओशन के, वो केवल ऊपर ऊपर की लेयर में होते हैं। नीचे तो हमारा पूरा ठंडा वाटर ही है, वहाँ तो कोई एयर, सन का इंसुलेशन भी नहीं पहुँचने पाता है। तो वही जो कोल्ड वाटर ऊपर आता है उसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है मैंने, थर्मोक्लाइन ए टेम्परेचर ग्रेडियंट इन ए बॉडी ऑफ वाटर। ग्रेडियंट मैंने आपको बताया टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट इन ए बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग लेयर्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो अलग अलग टेम्परेचर की बॉडीज को डिवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं थर्मोक्लाइन। तो यहाँ से हमारा अपवेलिंग हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ जाता है अल नीनो ईयर। तो अल नीनो ईयर में कुछ नहीं है, बस इतना होगा कि जहाँ पे हमारा, देखो आज तक हमारे साइंटिस्ट भी सही से नहीं समझ पाए हैं कि आखिर रीजन क्या होते हैं अल नीनो ईयर क्रिएट होने के, और ऐसा कोई फिक्स पैटर्न भी नहीं है कि ये साल अगर अल नीनो है अगला नहीं होगा, या उसके बाद नहीं होगा, या फिर नॉर्मल ईयर रहेंगे। लेकिन हाँ, अल नीनो ईयर में होता क्या है ये हमको पता चल गया है। जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, लेकिन अगर अल नीनो ईयर होगा तो यहाँ पे हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इससे यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के पास, जहाँ पे अभी हम वेस्टर्न पैसिफिक में बोल रहे थे कि लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा है। और इसके उलट यहाँ पे क्या होगा, वार्म सेक्टर क्रिएट हो जाएगा। वार्म सेक्टर क्रिएट होने से क्या होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। इससे क्या होगा, अभी यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हाई प्रेशर है यहाँ पे तो एयर डिसेंड होगी, और लो प्रेशर एरिया यहाँ पे आ गया तो एयर यहाँ पे अपलिफ्ट होगी, और क्लाउड फॉर्मेशन होगा, रेनफॉल यहाँ पे होगा साउथ अमेरिकन रीजन में, और यहाँ से जो ड्राई एयर होगी वो जाएगी यहाँ पे और डिसेंड हो जाएगी। इससे क्या होगा, जो अपवेलिंग होनी शुरू हुई थी हमारे नॉर्मल ईयर्स में, वो अपवेलिंग भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे तो अभी वार्म सेक्टर क्रिएट हो गया है, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया है, तो यहाँ पे अभी वार्म वाटर इकट्ठा हो गया है, तो अपवेलिंग भी नहीं होगी, यानी इनका जो मछली का धंधा था वो भी चौपट हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब अल नीनो में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अभी आप नॉर्मल ईयर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमारा क्या होगा। आपको केवल एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ट्रेड विंड्स हैं, आप शुरुआत वहीं से करिएगा, कि जो ट्रेड विंड्स हैं, जो कि आपको पता भी है, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं फिर से फिगर बना रहा हूँ, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये आपको अच्छे से पता है कि ये हमारी ईस्टर्लीज ऐसे चलती हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है, क्योंकि मुझे पता है कि बाद में समय जैसे गुजरता है आप अल नीनो और इसमें नॉर्मल ईयर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे क्या होगा। तो आपको यहीं से बेसिक शुरू करना है कि अगर ईस्टर्लीज ऐसी चलती हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया बनाना है, साउथ अमेरिका बनाना है। बस आपको ध्यान देना है कि ईस्टर्लीज ऐसी चलती हैं तो वाटर को ये इस तरफ पुश करेंगी। हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो वाटर जब इस तरफ पुश होगा, अब चूंकि इक्वेटोरियल रीजन है तो गर्म पानी ही होगा, तो यहाँ पे अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पे क्या हो रहा था, वार्म वाटर इकट्ठा हो रहा था, और गर्म से क्या हो रहा था, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो रहा था, यानी यहाँ पे बादल बनेंगे, पानी बरसाएंगे, है ना। और दूसरी तरफ क्या होगा, पानी नहीं बरसेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, नीचे से अपवेलिंग हो जाएगी, और वहाँ पे मछलियों के लिए बढ़िया न्यूट्रिशियस वाटर मिलेगा, है ना। तो वहाँ पे मछली उत्पादन काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। तो ये नॉर्मल में था, उसको बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और जब अल नीनो की बात कर दें तो सीधी सी बात है, उसका सब कुछ आपको उल्टा कर देना है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट कर देना है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट कर देना है। अपवेलिंग भी नहीं होगी, यानी मछली वाला धंधा भी चौपट है, और यहाँ पे ड्रॉट कंडीशन यानी सूखा पड़ जाएगा। तो ये प्रभाव केवल ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पूरा साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया तक ये प्रभाव रहेगा, क्योंकि हमारा एशिया है इधर बगल से, इंडिया है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इंडिया है। तो अल नीनो का प्रभाव इंडिया तक रहेगा और सूखे की कंडीशन आ जाती है, मानसून बाधित हो जाता है या प्रभावित हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अल नीनो इज द नेम गिवन टू द ओकेजनल डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन सरफेस वाटर अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर एंड पेरू। तो ये हम आपको बता चुके हैं, इक्वाडोर और पेरू के पास जो है वार्म ओशन सरफेस वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो उसको अल नीनो बोलते हैं। तो इन एन अल नीनो ईयर एयर प्रेशर ड्रॉप्स ओवर लार्ज एरियाज ऑफ द सेंट्रल पैसिफिक एंड अलोंग द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। तो सेंट्रल पैसिफिक की बात करें या कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका की बात करें तो वहाँ पे प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। द नॉर्मल लो प्रेशर सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय वीक हाई इन द वेस्टर्न पैसिफिक। तो जो वेस्टर्न पैसिफिक है हमारा, ऑस्ट्रेलिया की तरफ का जो पार्ट है जहाँ पे लो प्रेशर रहता था, वहाँ पे एक हाई प्रेशर क्रिएट होने लगता है। तो इसको हम साउदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं, कि कभी यहाँ कभी वहाँ हाई प्रेशर या लो प्रेशर क्रिएट होना, इसको हम बोलते हैं साउदर्न ऑसिलेशन। तो दिस चेंज इन प्रेशर पैटर्न कॉजेज द ट्रेड विंड्स टू बी रिड्यूस्ड वीक वॉकर सेल। तो हमने जो वॉकर सेल पढ़ा था नॉर्मल कंडीशन में, तो जो वॉकर सेल है वो भी वीक हो जाता है, यानी जो सर्कुलेशन हमारा ऐसे चल रहा था जिसको हमने बोला था वॉकर सेल, अब वो भी
वीक हो जाएगा क्योंकि अभी तो उल्टा होना शुरू हो जा रहा है। तो समटाइम्स वॉकर सेल माइट इवन गेट रिवर्स्ड, तो वीक होने के साथ साथ ये रिवर्स भी हो जाता है। द रिडक्शन अलाउज द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, यानी इक्वेटोरियल करंट हमारा चलता है ऐसे, है ना, ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन में इक्वेटोरियल करंट यानी ओशन वाटर जो है ऐसे चलता है नॉर्मली। लेकिन जब ये कंडीशन पैदा होती है एल नीनो की, तो इसके अगेंस्ट भी एक करंट चलने लगता है वेस्ट टू ईस्ट, जो डोलड्रम में चलता है। डोलड्रम मैंने आपको बताया 0 डिग्री है, 5 डिग्री ऊपर नीचे एक डोलड्रम रहता है, उस डोलड्रम में एंटी इक्वेटोरियल करंट चलने लगता है। अभी आप टेंशन मत लीजिएगा ये करंट्स की, मैं ओशनोग्राफी में आपको सारे करंट्स पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको इतना समझ में आ ही रहा होगा कि ईस्टर्ली जो हमारी विंड्स चलती हैं उनके प्रभाव से जो नॉर्मली क्या होता है, हमारा सरफेस वाटर जो है ओशन का वो वेस्ट तरफ जाता है। लेकिन जब ये कंडीशन उलट होती है, एल नीनो कंडीशन होती है, तो एक एंटी इक्वेटोरियल करंट चलने लगता है, यानी ये जो इक्वेटोरियल करंट ओशन वाटर का जा रहा था इसके विपरीत एक क्रिएट हो जाता है करंट इस तरफ से, यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। और यही करंट है फिर वो क्या करता है, जो साउथ अमेरिका रीजन था, इक्वाडोर पेरू रीजन था, वहाँ पे वाटर को इकट्ठा करता है, यानी वार्म सेक्टर क्रिएट करता है और लो प्रेशर क्रिएट करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, नहीं तो आप लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। तो ये हमारी एल नीनो कंडीशन होती है। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के पास, और यहाँ पे ये सेंट्रल पैसिफिक में दिखाया गया है, या तो यहाँ पे दिखा सकते हैं लो प्रेशर एरिया, क्योंकि वेरी करता रहता है, या यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा बिल्कुल साउथ अमेरिका के पास। तो होगा क्या, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता था और रेनफॉल होता था वो अब नहीं होगी, क्योंकि हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे तो एयर डिसेंड होने वाली है ना, और जो रेनफॉल होगा वो जहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, सेंट्रल पैसिफिक में क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे एयर ऊपर उठेगी और रेनफॉल यहीं हो जाएगी सेंट्रल पैसिफिक में, ना ऑस्ट्रेलिया को मिलेगी ना साउथ अमेरिका को। और अगर सिचुएशन थोड़ी वेरी होती है और लो प्रेशर एरिया यहाँ क्रिएट हो जाता है इक्वाडोर पेरू के पास, तो यहाँ पे बारिश हो जाएगी, इनका मछली का धंधा चौपट हो जाएगा, और यहाँ पे तो ड्रॉट कंडीशन रहेगी। तो एल नीनो अगर हम बोलते हैं तो हम जनरली बोलते हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया के पास यानी कि वेस्ट पैसिफिक है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, और इक्वाडोर पेरू के पास यानी साउथ अमेरिका के पास लो प्रेशर क्रिएट होगा। बीच में क्रिएट होने को हम एक नया नाम देते हैं मोडोकी, वो हम आगे पढ़ते हैं। एक आप ये एनिमेशन देखिएगा, ये देखिए, ये जो हमारा वार्म सेक्टर था वो खिसक के यहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। इससे होगा क्या, ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे वार्म सेक्टर क्रिएट होने से लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ और एयर ऊपर उठ गई, जो रेनफॉल होगा वो इसी जगह हो जाएगा, और बाकी दोनों रीजन सूखे में हो जाएंगे, ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी। अब हम देखते हैं, द एक्यूमुलेशन ऑफ वार्म वाटर कॉजेज द थर्मोक्लाइन टू ड्रॉप इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। तो एक्यूमुलेशन होगा वार्म वाटर का, उससे क्या होगा, जो थर्मोक्लाइन है वो ड्रॉप हो जाएगा ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन में। जो हमने पहले थर्मोक्लाइन पढ़ा था वो ऐसे पढ़ा था, अभी ड्रॉप हो जाएगा ये थर्मोक्लाइन, ये ऐसे हो जाएगा, ये ईस्टर्न पार्ट है हमारा, विच कट्स ऑफ द अपवेलिंग ऑफ कोल्ड डीप ओशन वाटर। तो जो हमारा अपवेलिंग हो रहा था, अब ये अपवेलिंग होना बंद हो जाएगा, क्योंकि अब अपवेलिंग इस तरफ होना चाहिए, है ना। तो वो मैंने आपको बताया कि मछली वाला धंधा चौपट। तो क्लाइमेटिकली द डेवलपमेंट ऑफ एल नीनो ब्रिंग्स ड्रॉट टू द वेस्टर्न पैसिफिक यानी ऑस्ट्रेलिया तरफ, रेन्स टू द इक्वेटोरियल कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका तरफ रेन, और कन्वेक्टिव स्टॉर्म एंड हरिकेन्स इन द सेंट्रल पैसिफिक में कन्वेक्टिव स्टॉर्म और हरिकेन्स आने लगेंगे। एल नीनो नॉर्मली अकर्स अराउंड क्रिसमस, तो क्रिसमस के अराउंड एल नीनो अकर होता है, एंड यूजुअली लास्ट फॉर फ्यू वीक्स टू ए फ्यू मंथ। समटाइम्स एन एक्सट्रीमली वार्म इवेंट कैन डेवलप दैट लास्ट फॉर मच लॉन्गर, कुछ समय ये भी हो सकता है कि काफ़ी समय तक ये प्रेजेंट रहे। तो अगर 1990s की बात करें, यानी 1990 के बाद के जो भी ईयर रहे, तो उसमें क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग एल नीनो डेवलप हुआ, जैसे 91 में हुआ, और जो कि 95 तक चलता रहा, है ना। तो यहाँ पे देख के आपको लग रहा होगा कि 91 में हमारे इकोनॉमिक, तो 91 ईयर से आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे 91 में, इंडिया की हालत बहुत खस्ता हो गई थी, तो हम IMF के पास गए थे पैसे मांगने के लिए, और हमको LPG पॉलिसी लानी पड़ी थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये हमारी मजबूरी में हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़े थे। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये एल नीनो से हम लोग कितना प्रभावित हुए, कि पूरा इकोनॉमी हमारी चेंज हो गई। ये मैं एक रीजन बता रहा हूँ, यहाँ ज्योग्राफी में एल नीनो देखने को मिल रहा है 91 में ही,
बाकी इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं तो एल नीनो का जिक्र भी नहीं करते हैं कहीं भी पूरी इकोनॉमिक्स में, लेकिन फिर भी आप यहाँ से बात को कनेक्ट कर सकते हैं कि एल नीनो आने से कितनी बुरी सिचुएशन पैदा हुई कि इंडिया कितना ज़्यादा अफेक्टेड रहा, क्योंकि हम लोग एक एग्रीकल्चरल कंट्री रहे हमेशा से, तो हमारा एग्रीकल्चर और सब कुछ प्रभावित रहा हुआ होगा। मैंने भी आज तक किसी बुक में नहीं पढ़ा है कि एल नीनो से और इकोनॉमिक रिफॉर्म का कोई कनेक्शन हो, लेकिन फिर भी यहाँ से देखने को तो मिल ही रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन, तो मैंने साउदर्न ऑसिलेशन आपको बता दिया है। अभी एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन दोनों जोड़ने का क्या मतलब हुआ है, जिसको हम एनसो बोलते हैं, ENSO। तो दिस फिनोमिना इज क्लोजली मॉनिटर्ड एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इन मेजर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड। तो ये एनसो को हम क्लोजली मॉनिटर करते हैं और फोरकास्टिंग में यूज करते हैं। तो क्या है ये, द फॉर्मेशन ऑफ एन एल नीनो, एल नीनो का मतलब वीकर वाटर सेल और सर्कुलेशन ऑफ सरफेस ओशियन करंट इज लिंक्ड विद पैसिफिक ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न नोन एज साउदर्न ऑसिलेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ एन एल नीनो इज लिंक्ड विद पैसिफिक ओशियन सर्कुलेशन पैटर्न नोन एज साउदर्न ऑसिलेशन, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वही जो हमारा लो प्रेशर क्रिएट होता है या हाई प्रेशर क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ या यहाँ पे लो क्रिएट हुआ, यहाँ पे हाई क्रिएट हुआ, और कैसे एयर का सर्कुलेशन हुआ, तो वो सब चीज़ों को हम बोलते हैं साउदर्न ऑसिलेशन। तो एल नीनो को हम साउदर्न ऑसिलेशन से जब कनेक्ट कर देते हैं तो हम बोलते हैं एनसो, यानी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। तो साउदर्न ऑसिलेशन इन ओशनोग्राफी एंड क्लाइमेटोलॉजी इज ए कोहेरेंट इंटर एनुअल फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साउदर्न ऑसिलेशन का मतलब क्या है, ये हम ओशनोग्राफी पढ़ते हैं या क्लाइमेटोलॉजी, कि ओवर ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रीजन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है हमारा, पैसिफिक रीजन और इंडिया के पास का जो रीजन है, उसके बीच जो फ्लक्चुएशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, यानी कहीं हाई कहीं लो कहीं लो कहीं हाई, ये फ्लक्चुएशन है जो, इसको हम साउदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं कि ऑसिलेशन हो रहा है। एल नीनो एंड साउदर्न ऑसिलेशन कॉन्साइड मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्साइड करता है, एक ही साथ आते हैं। देयर कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एनसो, यानी एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन। इन द ईयर्स व्हेन द एनसो इज स्ट्रॉन्ग, लार्ज स्केल वेरिएशन इन वेदर अकर ओवर द वर्ल्ड, है ना। तो जब एनसो स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरे वर्ल्ड में वेदर इफेक्ट होता है, केवल इंडो पैसिफिक रीजन की ही बात नहीं, पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करने का क्षमता है इस एनसो या एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन इवेंट में। द एरिड वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका रिसीव्स हैवी रेनफॉल। ऐसे तो एरिड है, एरिड मतलब सूखा, वहाँ तो पानी नहीं बरसता है ना जब नॉर्मल कंडीशन रहती है, लेकिन एल नीनो की कंडीशन में क्या होता है कि जो साउथ अमेरिकन रीजन है वहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है, और ड्रॉट कंडीशन होती है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के पास, फ्लड्स चाइना के पास, है ना। तो काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है सब कुछ। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर केवल एल नीनो की बात करते हैं, उसका मतलब होता है कि वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक और कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक। तुरंत आप समझ लीजिए, यहाँ पे वेस्ट यहाँ पे ईस्ट। तो वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक और कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक, यानी जो एल नीनो की कंडीशन है, नॉर्मल के उलट। अब हम बात करते हैं केवल साउदर्न ऑसिलेशन की। तो साउदर्न ऑसिलेशन में क्या होगा कि लो प्रेशर क्रिएट होगा ईस्टर्न पैसिफिक में, है ना। जो एल नीनो कंडीशन होती है सेम वही चीज़, कि लो प्रेशर ईस्टर्न पैसिफिक में, यानी लो प्रेशर साउदर्न अमेरिका के पास, और हाई प्रेशर वेस्टर्न पैसिफिक में या ऑस्ट्रेलिया के पास। एल नीनो, इसलिए मैं बोला कि एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन जो है वो कनेक्ट है एक दूसरे से, इसलिए हम इसको बोल देते हैं एनसो, यानी कि एनसो। वार्म वाटर इन ईस्टर्न पैसिफिक, लो प्रेशर ओवर ईस्टर्न पैसिफिक, दोनों को मिला दिया, और फिर कोल्ड वाटर इन वेस्टर्न पैसिफिक और हाई प्रेशर वेस्टर्न पैसिफिक, तो ये हमने मिला के एनसो बोल दिया। मतलब एल नीनो और साउदर्न ऑसिलेशन इन दोनों को जोड़ दिया। तो इफेक्ट होते हैं एल नीनो के, वो क्या होते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया में ड्रॉट आ गया, यहाँ साउथ ईस्ट कंट्रीज जो हैं वहाँ ड्रॉट कंडीशन, ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉट कंडीशन, और इधर हम देखेंगे यानी कि इस तरफ आ जाए तो इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगा, है ना। और जो बीच के सेंट्रल पैसिफिक एरिया रहेगा वहाँ पे हरिकेन्स इंक्रीज प्रेसिपिटेशन, ये सब रहेगा। तो यही मैंने आपको देखना है। अभी हम देखते हैं द वार्मर वाटर हैड ए डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन मरीन लाइफ। तो वार्म वाटर जब आ जाएगा पेरू इक्वाडोर के पास, तो मरीन लाइफ जो है यानी फिशरीज वगैरह है उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है, बुरा इफेक्ट होता है। फिश कैचेस ऑफ द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका वर लोअर देन इन द नॉर्मल ईयर, तो काफ़ी कम हो जाती है फिश कैचिंग। सीवियर ड्रॉट्स अगर इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इंडिया एंड साउदर्न अफ्रीका, यहाँ पे सब ड्रॉट कंडीशन हो जाएगी। हैवी रेन्स इन कैलिफोर्निया, इक्वाडोर एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेन होगी। तो ये सब आपके हो गए।
तो अभी हम देखते हैं नॉर्मल कंडीशन, तो हम कई बार देख चुके हैं, तो फिर से देखते हैं, रिवाइज करते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या हो गया, ईस्टर्न पैसिफिक की बात कर रहे हैं, ईस्टर्न पैसिफिक की बात कर रहे हैं मतलब साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं। तो कोस्ट ऑफ पेरू एंड इक्वाडोर इक्वल टू कोल्ड ओशियन वाटर इक्वल टू गुड फॉर फिशिंग, देख चुके हैं, अपवेलिंग होती है। और वेस्टर्न पैसिफिक की बात करें यानी कि हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या होगा, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इक्वल टू वार्म ओशन वाटर और प्लेंटी ऑफ रेन्स, ये हमने देख लिया। और अल नीनो होगा तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अल नीनो इम्पैक्ट ऑन इंडियन मानसून, तो इंडियन मानसून पे क्या इम्पैक्ट होगा, अल नीनो एंड इंडियन मानसून आर इन्वर्सली रिलेटेड, यानी अल नीनो कंडीशन होगी तो इंडियन मानसून कम होगा, यानी इंडिया में कम बारिश होगी, मानसून बुरा होगा, कम आएगा। तो द लोकेशन ऑफ लो प्रेशर एंड हेंस द राइजिंग लिम ओवर वेस्टर्न पैसिफिक, यानी कि लो प्रेशर एरिया जो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी ऑस्ट्रेलिया के पास या वेस्टर्न पैसिफिक में, जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है वो कंड्यूसिव रहता है गुड मानसून रेनफॉल के लिए इंडिया में। अगर ये शिफ्ट हो जाता है ईस्टवार्ड तो क्या होता है, अल नीनो ईयर्स होते हैं और मानसून जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो मोस्ट प्रोमिनेंट ड्रॉट्स इंडिया हैव बीन अल नीनो ड्रॉट्स इंक्लूडिंग रिसेंट वन, 2014 से 16 तक का जो ड्रॉट एरिया था वो अल नीनो के कारण ही अकर हुआ था। लेकिन अब यहाँ पे फिर से एक पेज है, नॉट ऑल अल नीनो ईयर्स लेड टू ए ड्रॉट इन इंडिया, कि सारे अल नीनो ईयर्स इंडिया में ड्रॉट लाए ऐसा भी जरूरी नहीं है। जैसे 97-98 का एक स्ट्रॉन्ग अल नीनो ईयर था बट देयर वाज नो ड्रॉट, दिस इज बिकॉज इंडियन ओशन डाइपोल। तो अब हम एक और कॉन्सेप्ट समझेंगे, IOD यानी इंडियन ओशन डाइपोल। तो अभी तो हम पूरे चक्कर पैसिफिक ओशन में लगा रहे थे, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया था, यहाँ पे हमारा साउथ अमेरिका था। अब हम वापस आ जाते हैं, अपने साउथ ईस्ट कंट्रीज हैं ये, और यहाँ पे हमारा इंडिया। तो यहाँ पे हमारा जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी यानी कि इंडियन ओशन की हम बात करेंगे, यहाँ पे भी एक चक्कर है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल यानी कि IOD। और आगे देखते हैं हम कि एक मॉडरेट अल नीनो था 2002 का, और उससे क्या हुआ था, वर्स्ट ड्रॉट आया था, मतलब उतना ताकतवर अल नीनो ईयर नहीं था, लेकिन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट कंडीशन हो गई थी। तो अल नीनो डायरेक्टली इम्पैक्ट्स इंडियंस एग्रेरियन इकोनॉमी, तो अल नीनो से जो एग्रेरियन इकोनॉमी या एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है भारत की वो काफ़ी इफेक्ट होती है, एज इट टेंड्स टू लोअर द प्रोडक्शन ऑफ समर क्रॉप्स। तो राइस, शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड, इन सब का जो उपज है वो प्रभावित हो जाती है। अल्टीमेट इम्पैक्ट इज सीन इन द फॉर्म ऑफ हाई इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाएगी, लो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लो GDP हो जाएगा। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अराउंड 14% ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो मैं आपको जो बता रहा था कि 1991 में सिवरल ईयर रहे थे, वहाँ से 91 से 95 के बीच, है ना, तो 91 में इंडिया ने काफ़ी बुरी कंडीशन देखी हुई है। तो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स एंड इंडियन मानसून, तो एक ये आप डार्विन और ताहिती दो जगहों के बीच एक ऑसिलेशन इंडेक्स क्रिएट किया गया है, उसके बारे में है। तो साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स SOI इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउदर्न ऑसिलेशन। तो ये साउदर्न ऑसिलेशन जो है ये कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा या कितना वीक रहेगा, इसके लिए एक इंडेक्स क्रिएट किया हुआ है जिसको हम बोलते हैं साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स। तो ये क्या है, दिस इज द डिफरेंस इन प्रेशर। भाई सारा काम तो प्रेशर का ही है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, वह दो ही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं पूरी क्लाइमेटोलॉजी में, कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड्स चलेंगी, लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, वहाँ पे रेनफॉल होगा। तो हमें यही देखना है कि जो डिफरेंस है प्रेशर का बिटवीन ताहिती इन फ्रेंच पॉलिनेशिया, यानी जो सेंट्रल पैसिफिक में एक आइलैंड है ना, फ्रेंच पॉलिनेशिया, उसकी एक जगह है ताहिती, वो, और रिप्रेजेंटिंग दी सेंट्रल पैसिफिक ओशन। तो ये ताहिती किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेंट्रल पैसिफिक ओशन को। और पोर्ट डार्विन जो कि नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया का है वो रिप्रेजेंट करेगा ईस्टर्न पैसिफिक रीजन को। तो हम इन दो रीजन का यानी ताहिती और डार्विन का प्रेशर डिफरेंस देखते रहेंगे और ग्राफ बनाते रहेंगे कि कितना नेगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स में। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ द SOI दैट इज ताहिती माइनस द पोर्ट डार्विन प्रेशर आर पॉइंटर्स टुवर्ड्स गुड और बैड रेनफॉल इन इंडिया। तो इस इंडेक्स से हम देखते रहेंगे कि इंडिया में कैसा मानसून आएगा, है ना, लेकिन फिर भी सारे फोरकास्ट धरे के धरे रह जाते हैं। तो ये है जगह, आप देख सकते हैं, ये दिखाया गया है पोर्ट डार्विन ऑस्ट्रेलिया का, तो ये हमारा ईस्टर्न पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ताहिती सेंट्रल पैसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉजिटिव SOI का मतलब क्या हुआ कि ताहिती का जो प्रेशर है वो ग्रेटर है दैट ऑफ पोर्ट डार्विन से, है ना। इससे क्या होगा, ड्रॉट कंडीशन आएगी ईस्टर्न पैसिफिक में, गुड रेनफॉल आएगा वेस्टर्न पैसिफिक में। तो इंडियन मानसून के लिए क्या है, गुड है, ठीक है। और नेगेटिव SOI में सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा और बैड होगा इंडियन मानसून के लिए। तो इंडियन ओशन डाइपोल इफेक्ट,
मतलब नॉट एवरी एल नीनो ईयर इज द सेम इन इंडिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे इंडियन ओशन डाइपोल क्या है। तो इन द रिसेंट डिकेड्स द एनसो मानसून रिलेशनशिप सीम टू वीकन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो रिसेंट डिकेड में क्या हुआ है, जो एनसो और मानसून का जो रिलेशनशिप था वो वीकन दिखा है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। जैसे कि जो 1997 का स्ट्रॉन्ग एनसो था वो फेल कर गया, इंडिया में ड्रॉट नहीं आया। तो इट वाज डिस्कवर्ड दैट जस्ट लाइक एनसो, फिर एक डिस्कवरी हुई कि एनसो के जैसे एक जो हमारा पैसिफिक ओशन में होता है एक सिमिलर सीसॉ इवेंट, सीसॉ मतलब कहीं ऊपर कहीं नीचे होने वाला एक इवेंट और होता है जो कि कहाँ होता है, इंडियन ओशन में। इंडियन ओशन में होता है जिसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डाइपोल। ठीक है, तो हम समझते हैं इंडियन ओशन डाइपोल क्या बोला है। तो पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। तो होता क्या है, ये हमारा इंडिया है, ये इंडियन ओशन है। तो जब कोल्ड वाटर या हम बोलें कि हाई प्रेशर रीजन यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे वार्म वाटर इकट्ठा हो जाए और जिसको हम बोलते हैं लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाए, तो ये हमारा होता है पॉजिटिव फेज। और जब कोल्ड वाटर इस एरिया में आ जाए और वार्म वाटर इस एरिया में आ जाए, जहाँ वार्म बोला वहाँ लो प्रेशर, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फेज। तो ये हो गया हमारा आईओडी का कॉन्सेप्ट, बस इतना सा है। तो अगर पॉजिटिव फेज रहेगा, यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट रहेगा, तो हमारा मानसून तेज आएगा, जो साउथ वेस्ट मानसून आता है। और अगर नेगेटिव फेज रहेगा तो हमारा मानसून वीक हो जाएगा। अब हम देखते हैं, द इंडियन ओशन डाइपोल इज डिफाइंड बाई द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन टू एरियाज। जो हमने अभी देखा कि इंडियन ओशन में वेस्ट और ईस्ट का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है ना, एक बार गर्म हुआ एक बार ठंडा हुआ, इसको हम बोलते हैं डाइपोल या पोल्स। तो ए वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी, वेस्टर्न इंडियन ओशन, एंड एन ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न इंडियन ओशन साउथ ऑफ द इंडोनेशिया। देख सकते हैं आप, ये इंडियन ओशन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न इंडियन ओशन, और इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न इंडियन ओशन, जो कि इंडोनेशिया वगैरह है यहाँ पे। तो आईओडी स्टार्ट्स टू डेवलप इन द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ इंडियन ओशन इन अप्रैल में स्टार्ट होगा, और कब बेस्ट डेवलप होगा, अक्टूबर में। अगर पॉजिटिव आईओडी है, इसका मतलब है विंड्स ओवर द इंडियन ओशन बिलो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो विंड्स जो है ईस्ट से वेस्ट की ओर बिलो करेंगी फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स अरेबियन सी। क्यों होंगी ऐसा, फिर से आप फिगर देखिए कि अगर हमारा पॉजिटिव फेज है तो यहाँ पे वार्मर एरिया है, तो यानी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। यहाँ पे हाई प्रेशर, तो हमको तो पता है कि हाई से लो की तरफ विंड्स फ्लो करेंगी, है ना, यहाँ जाएंगी, और फिर यहाँ की लो एयर होगी, लो प्रेशर की, ऊपर उठेगी, रेनफॉल करेगी, है ना, ये सब हम जानते हैं। विद द पॉजिटिव आईओडी विंड्स ओवर द इंडियन ओशन बिलो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टुवार्ड्स अरेबियन सी। दिस रिजल्ट्स इन अरेबियन सी, वेस्टर्न इंडियन ओशन नियर अफ्रीकन कोस्ट बीइंग मच वार्मर, एंड ईस्टर्न इंडियन ओशन अराउंड इंडोनेशिया बिकमिंग कोल्ड एंड ड्राई। अभी नेगेटिव आईओडी होगा अगर, यानी नेगेटिव डाइपोल ईयर होगा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी ये नीचे वाली कंडीशन कि यहाँ पे कोल्ड एरिया हो जाएगा, यहाँ पे वार्म एरिया हो जाएगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा और यहाँ पे लो प्रेशर, तो यहाँ से यहाँ की तरफ हवा चलने लगेगी। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस कंफ्यूजन ये होता है कि हम नॉर्मल ईयर पढ़ते हैं पैसिफिक में, फिर एल नीनो पढ़ते हैं, उसके बाद ये इंडियन ओशन डाइपोल, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। अभी एक दो टर्म आगे और भी आएंगे। तो इट वाज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट ए पॉजिटिव आईओडी इंडेक्स ऑफन निगेटेड द इफेक्ट ऑफ एनसो। तो एनसो का जो इफेक्ट होता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव आईओडी आ गया तो वो इफेक्ट फिर कैंसिल आउट हो जाता है। यानी एनसो के कारण जो इंडिया में ड्रॉट आना चाहिए था, लेकिन पॉजिटिव आईओडी आने से वो कैंसिल आउट होता है और ड्रॉट नहीं आने पाता है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो पॉजिटिव आईओडी, नेगेटिव आईओडी, ये आप देख सकते हैं, मैं समझा चुका हूँ सब। अभी अल नीनो मोडोकी, ये एक नया क्या है, इसमें कुछ नहीं है। आपने नॉर्मल ईयर पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था कि ऑस्ट्रेलिया के पास लो प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ पे रेनफॉल होगा, यहाँ पे नहीं होगा। इसके बाद हमने पढ़ा था अल नीनो, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर। अभी अगर दोनों ही जगह यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाए ऑस्ट्रेलिया के पास, और यहाँ पे भी पेरू, इक्वाडोर, साउथ अमेरिका के पास, सेंट्रल पैसिफिक में अगर एग्जैक्टली लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं अल नीनो मोडोकी। आगे भी एक फिगर आएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे रेनफॉल केवल यहाँ पे होगा, ये फिगर मैं आपको दिखा चुका हूँ, अल नीनो में ही दिखाया था, लेकिन एग्जैक्टली उसको हम बोलते हैं अल नीनो मोडोकी।
कि जो रेनफॉल होगा वो फिर इस सेक्टर में होगा, क्योंकि वार्म सेक्टर यहाँ क्रिएट हो गया है और दोनों ही तरफ कोल्ड सेक्टर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे हवाएं डिसेंड होती हैं और बीच में ही केवल अपलिफ्ट होती हैं, तो यहीं पे रेनफॉल होता है, बाकी दोनों जगह सूखा आ जाता है। ये अल नीनो मोडोकी था। अभी एक चीज और आती है, ला नीना। अब ला नीना क्या है? ये कुछ नहीं है, सेम वही है जो हमारा नॉर्मल ईयर है। जो हमारा नॉर्मल ईयर था, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, वही है, बस उसका एक सिवियर कंडीशन है ना। जो नॉर्मल कंडीशन थी, इंडिया में अच्छा मानसून आता था, अभी ये नॉर्मल कंडीशन ही बहुत ज़्यादा सिवियर हो जाए, है ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मानसून आ जाए, है ना, फिर फ्लड वगैरह आने लगती है, उसी को हम ला नीना कहते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ला नीना अकर्ड इन 1988 एंड साइंटिस्ट बिलीव दैट इट मे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द समर ड्रॉट ओवर सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका। तो सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका में समर में ड्रॉट आ जाएगी। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड द अटलांटिक ओशन हैज सीन वेरी एक्टिव हरिकेन। वन ऑफ द हरिकेन दैट डेवलप्ड नेम्ड मिच वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट अक्टूबर हरिकेन ओवर द एवर टू डेवलप इन अबाउट 100 ईयर्स। तो ये सब ला नीना के कारण हुआ। तो ला नीना में हमारे क्या होता है, जब जो ट्रेड विंड्स हैं वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाएंगी। ये जो ट्रेड विंड्स ने यहाँ पे पानी इकट्ठा किया था, शुरुआत में पढ़े थे जब नॉर्मल ईयर में, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, जब एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो जाए ट्रेड विंड्स, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। तो जो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी वही काफ़ी ज़्यादा सिवियर हो जाएगी। तो कुछ वेदर इफेक्ट हैं ला नीना के, जैसे एबनॉर्मली हैवी मानसून इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा तेज मानसून आएगा। कूल एंड वेट विंटर वेदर इन साउथ ईस्टर्न अफ्रीका, वेट वेदर इन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, कोल्ड विंटर इन वेस्टर्न कनाडा एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, विंटर ड्रॉट इन साउदर्न यूनाइटेड स्टेट। तो ये कहाँ पे क्या क्या होगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए ला नीना का क्या है। तो आप एक ये मैं फाइनल लेक्चर ख़त्म करने से पहले आपको सारे डायग्राम एक बार फिर दिखा देता हूँ। तो ये हमारे चारों डायग्राम हैं, अल नीनो मोडोकी, ला नीना और ला नीना मोडोकी भी है। तो अभी हम देखते हैं एक एक करके। तो ये हमारा है अल नीनो, ये आपने देखा है, ये विंड्स, ये कोई गॉड है, तो ये यहाँ पे फूंक मार के यहाँ से, क्योंकि हमें पता है अल नीनो की कंडीशन में क्या होता है, रिवर्स होता है नॉर्मल का, यानी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ हाई प्रेशर क्रिएट होता है और लो प्रेशर साउथ अमेरिका की तरफ। तो हवाएं ऐसे चलेंगी तो यहाँ से अपलिफ्ट होंगी, यहाँ ऐसे जाएंगी, यहाँ पे डिसेंड हो जाएंगी, है ना। अगला देखते हैं, अल नीनो मोडोकी में क्या होता है, बीच में वार्म सेक्टर क्रिएट होता है ना। तो यहाँ पे दोनों तरफ से फूंक मार रही हैं ये जो भी देवता हैं, और यहाँ पे ऊपर अपलिफ्ट होगी और यहाँ पे डिसेंड होगी। तो ये अल नीनो मोडोकी हो गया। ला नीना की अगर बात करें तो जो हमारी नॉर्मल कंडीशन थी वही है, बस थोड़ा सिवियर है वो। तो यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, यानी हाई से लो की तरफ हवाएं चलेंगी। फिर ये ला नीना मोडोकी, यानी अभी बीच से दोनों तरफ हवाएं जब चलने लगे, यानी अभी दोनों जगह, ये तो बड़ा अजीब कंडीशन है कि दोनों तरफ रेनफॉल होगा, है ना, यहाँ भी रेनफॉल और यहाँ भी रेनफॉल। तो कभी ये भी सिचुएशन आती होगी ला नीना मोडोकी, है ना। तो यहाँ पे मैं लेक्चर ख़त्म करता हूँ। तो आखिरी तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। और बाकी अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करें, और अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मैं आगे उनको इनकॉर्पोरेट कर पाऊँगा। थैंक यू।